हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड। तो कैसे आप लोग? आई होप क्या सब अच्छे होंगे। तो अभी हम जो देखेंगे, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 2022 का मॉडल पेपर आ गया है एसबीपीटी पब्लिकेशन का, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इकोनॉमिक्स का सेट 1 देखेंगे। तो आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम सेट 1 देखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान देने वाली बात। देखिए, आपको जो बोर्ड एग्जाम में टाइमिंग मिलेगा, कितना मिलेगा? 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। और आपको ओमआर सीट दिया जाएगा, जो ओमआर सीट 1 घंटा के बाद आपसे ले लिया जाएगा। समझ गए बात को? चलिए, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है। देखिए, पहले निर्देश में क्या दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प चयन का ओमआर सीट पर चिन्हित करें। 100 प्रश्नों से किन्हीं 50 का ही उत्तर दें। देखिए, एकदम ध्यान में माइंड में रख लीजिए। 100 में आप 1 से लेकर 100 तक पूरा क्वेश्चन देखिए। ऐसा नहीं कि 50 तक देखने के बाद ही छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। 1 से लेकर 100 तक देखिए, और उसमें जो जिस क्वेश्चन पे आपको 100% कन्फर्म रहे कि नहीं इसका आंसर वही होगा, उसको टिक कीजिए। और 100 में से 50 को सिलेक्ट कीजिए और ओमआर सीट में भरिए। चलिए, समझ गए? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि मेरा उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। तो मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पादन के साधन है तो कौन? भूमि भी उत्पादन का साधन है, श्रम भी उत्पादन का साधन है, पूंजी भी उत्पादन का साधन है। तो इसका सही आंसर जो होगा ना, क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, उपयुक्त सभी। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? ये जो पूछ रहा है ना कि माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? अरबी है, ग्रीक है, जर्मन है, या फिर क्या है? तो ये है ना ग्रीक भाषा। माइक्रोज कौन सा भाषा शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो बताइए किसका आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र विषय वस्तु का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए किसका आंसर क्या होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उपयुक्त में से दोनों। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बता दीजिएगा। तो किस में किया जाता है? तो उपयुक्त में से दोनों में से किया जाता है। क्या होगा? ए भी होगा और बी भी होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो सी होगा। चलिए समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस सभी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। इस सारा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जेबी से, मार्शल, पीगू या कैनन? तो जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेबी से। क्या होगा? ए होगा, जेबी से। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम में रहेगा ही, उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए कि कौन सा कथन सही है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है। सभी जानते हैं कि हमारी आवश्यकता कितनी होती है? अनंत होती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। साधन सीमित होते हैं, सही बात है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर जो होगा ना, इनमें से सभी होगा। क्या होगा? डी होगा। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो फर्स्ट सेट में रहता है वेरी इंपॉर्टेंट ही रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है? देखिए, अर्थशास्त्र का अगर आपके सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए ना ये, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या जो है ना, साधनों का आवंटन से, साधन का कुशलतम उपयोग या आर्थिक विकास, ये उपयुक्त सभी। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रख सकता है। चलिए 7 बताइए कि दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बी बिंदु तक संचलन डैश दर्शाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अर्थशास्त्र में सभी साधनों का विकास। यहाँ देखिए क्या दर्शा रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका आंसर बता दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ जाइएगा, टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपसे 1 घंटा के बाद आपसे ओमआर सीट ले लिया जाए। देखिए, वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वाई का कम उत्पादन हो रहा है। देखिए, किसका ज़्यादा उत्पादन हो रहा है? तो एक्स का अधिक हो रहा है और वाई का कम उत्पादन हो रहा है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो क्या होता है मेरा? शून्य होता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तब सीमांत उपयोगिता जो होता है मेरा शून्य होता है। क्या होगा इसका आंसर 8 का?
सी होगा शून्य होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो होता है ना P/X/Py माइनस, समझ रहे क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे देखिए। 10 उपयोगिता का संबंध है, किससे, लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, या इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ना, इनमें से सभी, क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। तो इसका जो हिग्स एवं एलन दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है कि मांग वक्र सामान्यतः ढाल होता है। मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है, कैसा ढाल होता है बताइए, बाएं से दाएं की ओर होती है या बाएं दाएं नीचे की ओर, क्या होता है, 12 का आंसर क्या होगा पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम चाय के बदले कॉफ़ी, मोटरसाइकिल के बदले साइकिल प्रयोग कर लेते हैं, ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, पूरक वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु है, आरामदायक वस्तु है, या बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप बता सकते हैं आराम से। तो ऐसी वस्तु जिसका हम एक वस्तु को बदले, समझिए ना, चाय के पीने का मन है, उसके जगह हम कॉफ़ी पी लेंगे, साइकिल से जाना है तो वहाँ से मोटरसाइकिल से भी चले गए, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, या फिर स्थिर रहती है, या अस्थिर रहती है। तो क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होगा इसका आंसर, बढ़ जाती है, समझ गए। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 है, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, या इनमें से सभी। तो आप आराम से बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। गिफिन वस्तु के लिए देखिए, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है, धनात्मक होती है, क्या होगा इसका आंसर, धनात्मक होती है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन मेरा 17 है कि मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है, बताइए किस विधि से किया जाता है मांग की लोच का माप, बता दो जल्दी से बता दीजिए। इससे जो क्या उपयुक्त में से तीनों विधि जो देख रहे हैं ना, ये तीनों विधि से किया जाता है, कुल व्यय रीति से, प्रतिशत अनुपातिक, बिंदी रीति से, समझ गए। क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो प्रतिपादन जो किया ना, फ्लक्स ने किया। कौन किया था, फ्लक्स। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, उत्पादन, तो उत्पादन फलन में उत्पत्ति के साधनों का, इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, क्या होगा, 20 का आंसर क्या होगा यार, क्या होगा इसका, मांग के नियम होगा, पैमाने का प्रतिफल नियम से, पैमाने के प्रतिफल नियम से। वो कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, या तीनों। क्या होगा इसका आंसर, दीर्घकाल में, समझ गए। चलिए आगे देखिए। उत्पादन का सक्रिय साधन है पूंजी, श्रम, भूमि, या इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए, क्या होगा, श्रम होगा। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 23 देखिए, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, बीमे का प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल या फैक्ट्री का किराया। तो बताइए कि इसका आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ना, कच्चे माल की लागत। क्या होगा, कच्चे माल की लागत होगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है, क्या प्रभाव है, तो केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। तो बताइए इसका सही अंकित जो कीजिएगा ना, तो TVC = TC - TFC, समझ गए। चलिए आगे देखिए। 26 है मेरा क्वेश्चन नंबर कि किस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समानांतर होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, एकाधिकार प्रयुक्त, या उपयुक्त में से सभी में। तो बताइए कि इसका आंसर जो होगा ना, क्या होगा, तो ये जो होता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, किस में, ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, जहाँ MR = MC होगा, क्या होगा, जहाँ MR =
MC होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, समझ गए क्या होगा इसका आंसर? AR=MR होगा। 20 पूर्ण प्रतियोगिता में AR=MR होगा। चलिए कुल आगम TR उत्पादन मात्र Q तथा N मात्रा तो सीमांत आगम होगी, क्या होगी? तो ये होगी ना A तथा B दोनों होगी, TR मैंने, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फर्म को लाभ मिलता है जब क्या रहेगा? जब AR=AC होगा। क्या होगा? 30 का आंसर ए होगा। चलिए आगे देखिए 30। देखिए फर्म को लाभ मिलता है, कब मिलता है? जब AR क्या होगा? ए होगा इसका आंसर। चलिए 30 सम विच्छेद बिंदु तक उत्पन्न होता है जब किस कंडीशन में उत्पन्न होगा? तो बताइए, जो इसका आंसर जो होगा A तथा B दोनों कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में भी होगा, इस कंडीशन में भी होगा। चलिए आगे देखिए 32 मेरा क्वेश्चन नंबर की पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी है? तो ये किसी समय की अवधि से और कीमत, ये दोनों से जुड़ी रहती है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पूर्ति के अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्ति के जितने तत्व होते हैं ना वो सभी तत्व प्रभावित करते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? सी होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 34 है, पूर्ति में कमी निम्नलिखित तो कौन से कारण से होता है? उत्पादन में लागत या स्थान में वस्तु? तो इसका जो सही आंसर होगा 34 का तो सभी होगा, ये सभी कारण से होता है। इसको स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का स्टार्ट ही कर लीजिए। उसका 35 देखिए, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं? पूर्ति, मांग, पूर्ति लोच या मांग की लोच? अगर पता है तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दिए। तो इसको जो हम बोलते हैं ना पूर्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या होगा? 35 का ए होगा। चलिए यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% वृद्धि हो तो परंतु पूर्ति में केवल 15% की ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, अत्यधिक लोचदार या बेलोचदार, क्या होगा इसका आंसर? पता है तो जल्दी से कमेंट किए, बेलोचदार होगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ES=0 अर्थ पूर्ति का लोच होगा, क्या होगा? तो पूर्णतः बेलोचदार होगा। समझ गए क्या होगा इसका भी आंसर? बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, अक्षों के केंद्र से मिलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है, क्या होती है? तो इकाई के बराबर होती है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन 39 देखिए, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? एक क्षेत्र है, क्रेता और विक्रेता की स्थिति, वस्तु का मूल्य या उपयुक्त में से सभी? तो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। समझ गए। चलिए बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो उसको क्या बोलते हैं? एकाधिकार। नाम से स्पष्ट है ना? नहीं, एकाधिकार भी नहीं बोलते, क्या होगा इसको? मोनोपोसोनी बोलते। क्या होगा? बी होगा इसका आंसर। समझ गए। चलिए किसी बाजार में, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किसी बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? शुद्ध प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता में? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो एकाधिकार में। समझ गए। चलिए हम आगे देखते हैं 42 है मेरा, एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? पूछ रहा विशेषता नहीं है, तो एक क्रेता और अधिक विक्रेता का। समझ गए। चलिए ये जो विशेषता है ना, ऐसा विशेषता हो सकता है कि एक खरीदार हो और अधिक विक्रेता हो, कभी पॉसिबल नहीं है। चलिए 42 है क्वेश्चन नंबर मेरा कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? बताइए क्या स्थिर रहता है? तो इसमें जो है ना AR तथा MR दोनों स्थिर रहता है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? जीन्स, वॉलरस, मार्शल या इनमें से कोई नहीं? तो किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 45 है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, या वस्तु की मांग और वस्तु पूर्ति बराबर हो? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलिए 46 है, बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन या इनमें से कोई नहीं? तो बाजार मूल्य जो पाया जाता है ना अल्पकालीन बाजार में, किसमें? क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। किसमें पाया जाता है? अल्पकालीन बाजार में। 47 अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, पूर्णतः बेलोचदार या लोचदार या इनमें से कोई नहीं? पता है तो कमेंट कर दीजिए, वैसे होगा पूर्णतः बेलोचदार होगा। समझ गए। चलिए हम आगे देखते हैं। मेरा 48 है कि साधन कीमत निर्धारण में कौन से घटक हैं? बताइए क्या होगा? साधन कीमत निर्धारण कौन से घटक है? लगान, मजदूरी, ब्याज या उपयुक्त सभी? आराम से बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? तो डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए लगान बराबर क्या होता है? ये क्वेश्चन को स्टार्ट ही कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपको सब्जेक्टिव ही पूछ देगा कि लगान बराबर क्या होता है। तो वास्तविक लगान माइनस हस्तांतरण आय। समझ गए क्या होगा इसका आंसर? ए होगा।
चलिए 50 है कि सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है आवश्यक वस्तुओं पर या जो बाजार की निर्धारित कीमत से कम होती है जो सामान्य लोग पहुँच के अंदर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा 50 का आंसर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए 51 समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं, सामूहिक अर्थशास्त्र, विरोधाभास या क्या होगा व्यक्तियों इकाई की अवहेलना, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका ए बी दोनों होगा, समझ गए। क्या होगा इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे देखिए 52 है रोजगार सिद्धांत का संबंध है। क्या है रोजगार, स्थैतिक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र से या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है मेरा कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, मुद्रा बाजार, मुद्रा परिणाम, धन गोदाम में रखे या उपयुक्त में से सही। बताइए क्या होगा 53 का आंसर, 53 का जो आंसर होगा ना डी होगा, उपयुक्त में से सभी। क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी होगा, समझ गए। चलिए क्या होगा, चलिए आगे देखिए 54 मेरा क्या है। हाँ बताइए कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, मुद्रा का परिणाम, धन, गोदाम में रखे गेहूं या उपयुक्त में से सही। और पता जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो क्या उपयुक्त में से सभी। क्या हुआ इसका आंसर, क्या हुआ इसका आंसर, उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए आगे देखिए 54 प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, कौन शामिल है। तो जितना देख रहे हैं उपभोग, निवेश, आय, उपयुक्त में से सभी, इसका भी आंसर डी होगा। चलिए क्या सत्य है, ये पूछ रहा है 55 में कि क्या सत्य है। तो सत्य जो है ना NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट, ये जो है ना ये सत्य, बाकी सब गलत है। चलिए आगे बढ़िए 56 है GDP MP माइनस घिसावट। क्या होगा 56 का, ये जो है ना GDP MP प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आए, समझ गए। चलिए आगे देखिए 57 है लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है, लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ या उपयुक्त में से सभी। तो बताइए कि क्या होगा 57 का आंसर। तो 57 का जो आंसर होगा ना मेरा उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए 58 है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान को या फिर शेयर बाजार, शेयर एवं ब्रांड की बिक्री से प्राप्त राशि, काले धंधे से प्राप्त या इनमें से कोई नहीं। और पता जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से कोई भी नहीं है जिसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। चलिए मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है। बताइए कि मुद्रा विकास जो हुआ है ना वो इनमें से सही क्रम जो है ना वो कौन सा है। तो सबसे पहला है वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा, उसके बाद शाख मुद्रा है। तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार ही कर लीजिए। उसका 60 देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे। वेरी मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये कर सकते डिफिनेशन है इकोनॉमिक्स का। तो क्या होगा इसका आंसर, हॉटले विदर्स के अनुसार, समझ गए। क्या होगा, ये होगा। चलिए शाख गुणक होता है, शाख गुणक क्या होता है 1/CRR जो होता है वो शाख गुणक होता है। क्या होगा इसका आंसर, ये दोनों क्वेश्चन का स्टार्ट कर लीजिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 62 है शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो क्या होता है, जब घटता है। कब करता है विस्तार, जब ये घटता है तब शाख मुद्रा कोष का विस्तार होता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए कि 63 केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा जारी करते हैं, चलन मुद्रा, शाख मुद्रा। तो बताइए केंद्रीय बैंक कौन सा मुद्रा जारी करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं आप, नॉर्मल लाइफ में आप लोग का यूज़ होता है। तो चलन मुद्रा, जो मुद्रा चलन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा 64 है शाख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित तो कौन से हैं। कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, उत्पादन रोजगार वृद्धि करना या उपयुक्त में से सभी। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए दूसरी नरसिम्हा समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो ये है ना 1998 में गठन हुआ था। कब हुआ था, तो 1998 में गठन हुआ था। चलिए समझ गए। आगे देखिए 66 है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष हुई थी। बताइए, ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको कंपटीशन एग्जाम भी पूछ देता है। तो किस वर्ष घोषणा हुई थी, तो 1995 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि आगे का मेरा क्वेश्चन क्या है। निवेश निर्धारक घटक कौन से हैं। बताइए कि निवेश निर्धारक घटक जो है इसमें से कौन से, तो पूंजी की सीमांत क्षमता भी या बाजार की दर भी। तो क्या होगा इसका आंसर, ए बी दोनों होगा। चलिए किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है। बताइए जो किन्स के अनुसार विनियोग से क्या अभिप्राय है। पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो क्या वास्तविक विनियोग से। क्या होगा इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे देखिए कि किन्स
कीन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में कौन से है? सामूहिक मांग से है या सामूहिक पूर्ति से या ए बी दोनों से है? तो इसमें जो देख रहे हैं ना, ये सामूहिक मांग से भी या सामूहिक पूर्ति से भी, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखिए 70 है, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किसमें वृद्धि होती है? रोजगार में, उत्पादन में, आय में या उपयुक्त में से सभी में? तो क्या होगा? उपयुक्त में से सभी में वृद्धि होती है। चलिए 71, कीन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो किसके बीच? निवेश तथा आय के बीच। किसके बीच? निवेश तथा आय के। 72 है कि गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? इस क्वेश्चन में सब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को स्टार ही कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना, बी होगा। समझ गया। चलिए आगे देखिए क्या 73 मेरा क्या है कि कीन्स ने अर्थशास्त्र में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? किस नाम से पुकारा न्यून मांग की दशा को? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन से। किससे? अपूर्ण रोजगार संतुलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, अस्फीति अंतराल मापा जाता है, माप बताता है न्यून मांग को, अधिकतम मांग को, पूर्ण संतुलन या इनमें से कोई नहीं? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दिए, तो क्या होगा? न्यून मांग होगा। समझिए न्यून मांग की। चलिए 75 है कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? बताइए कि अतिरिक्त मांग जो उत्पन्न होता है ना, वो निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो उपयुक्त में से सभी, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, ये सभी जो कारण है, ये सभी उपयुक्त सभी हो गए इसका आंसर। चलिए 76 है मेरा, स्थिति अंतराल की दशा है, मांग की तेजी में वृद्धि या फिर पूर्ति, इसका भी आंसर होगा नहीं, इनमें से सभी होगा। चलिए 77 है, व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के ना, ये दोनों कारण है। समझ गए क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। चलिए 78 है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो ये जितना देख रहे हैं, बैंक दर में कमी, खुले बाजार में प्रतिभूति, ये सभी किए जा सकते हैं। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं कि आगे आंसर मेरा क्या होगा। चलिए बताइए, स्फीति अंतराल को ठीक करने के प्रमुख राजकोषीय उपाय, तो इसका भी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है मेरा कि स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? बताइए, इसका भी जो है ना, उपयुक्त में से सभी, नकद कोष अनुपात, खुले बाजार प्रतिभूति, ये सब में इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 81 है मेरा कि बजट के संगठन निम्नलिखित में कौन कौन से हैं? बताइए कि बजट के संगठन निम्नलिखित में कौन कौन से हैं? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो देख रहे हैं, बजट प्राप्तियाँ एवं बजट व्यय, ये दोनों हो सकता है। क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। चलिए 82 है, बजट प्राप्तियाँ के संगठक निम्नलिखित में कौन से हैं? कौन कौन से है? तो इसका भी आंसर ए बी दोनों हो सकता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? आयकर को, उपहार कर को, या फिर ए बी दोनों के किसको शामिल किया जाता है? तो आयकर को भी और उपहार कर को भी प्रत्यक्ष कर के डायरेक्ट टैक्स में शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखिए 84 है मेरा, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? उत्पादन शुल्क को, बिक्री कर को, या ए बी दोनों? ये उत्पादन शुल्क, बिक्री कर जो है ना, इस सबको इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल किया जाता है। चलिए 85, विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप हैं? स्थिर विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें भी स्थिर विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय दर दोनों। क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। 86 है मेरा कि स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुण, विदेशी पूंजी, या पूंजी निर्माण वृद्धि, उपयुक्त में से सब। इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 87 है मेरा, लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण हैं? सरल प्रणाली, सतत समायोजना, या भुगतान संतुलन में सुधार, या उपयुक्त सभी? तो क्या होगा इसका आंसर? पता है तो कमेंट कर दीजिए। इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए समझ गए। आगे देखिए कि 87 हो गया है। चलिए 88 है, व्यापार शेष है क्या? दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्यों को आयात, या फिर क्या होगा इसका आंसर? पता है तो कमेंट कर दीजिए। ए होगा। क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, दृश्य मदों में आयात। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए इसका आंसर क्या होगा। एट्टी 90 है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सी मदें शामिल होती है? भुगतान के अंतर्गत कौन? दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य, या इनमें से कोई नहीं? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए ना। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी शामिल होगा। क्या होगा? तो इनमें से सभी। चलिए, दृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? बताइए, किसे शामिल किया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी। किसको किसको शामिल किया जाता है? किसको किसको शामिल किया जाता है बताइए।
मशीन को, कपड़ा को, सीमेंट को उपयुक्त में से सभी को शामिल किया जाता है। आगे देखिए 92 है मेरा कि दृश्य अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किससे शामिल किया जाता है? बैंकिंग, जहाज रानी, सूचना। तो इसका 92 का भी आंसर होगा ना, वो भी उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। अर्थव्यवस्था, रोजगार का क्या होगा? वस्तुओं के विनियोग, या 93 समष्टि का, या स्कूटर व मांग का। क्या होगा इसका आंसर? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार का ये होगा। क्या होगा? ये होगा। चलिए 94 है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में किस में किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। 95 है 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? परिवार, फर्म, सरकारी, उपयुक्त में से सभी। ये जो देख रहे हैं ना 94, 95 क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ना डी होगा। ये तीनों जो है ना शामिल, 3 क्षेत्रीय में यही 3 आता है। अगर आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहे तो आराम से बता सकते हैं कि इसमें कितना है, तो ये सभी आते हैं। चलिए आगे देखिए सामान्य कीमत 96 है मेरा। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित तो कौन सी है? पता है तो कमेंट कर दीजिए। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, आंसर आपको पता है तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। समझ गए? कहीं कुछ दिक्कत, डाउट तो अगर चाहते हैं कि आप सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी करवाया जाए तो कमेंट कीजिए, आपको वहाँ से सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। कमेंट कीजिए, सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए 97 खिसावट वह किस में सम्मिलित रहता है? जीएनपी, एमपी में, या किस में सम्मिलित रहता है? आप आंसर देखिए, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर? जीएनपी, एमपी। चलिए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? पता जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर पता नहीं है तो देख लीजिए और आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। क्या होगा? 98 का आंसर क्या होगा? इनमें से सभी घरेलू, सकल, राष्ट्रीय, इनमें सभी जो है ना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। चलिए वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ है? सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक समानता, या उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त सभी होगा। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विनिमय के माध्यम, मूल्य के माध्यम, ए बी दोनों। तो किस ए बी दोनों? मूल्य मापक एवं। चलिए आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, आपको वहाँ से आराम से रिप्लाई मिलेगा। चलिए आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड किया जाए तो कमेंट कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर सेट 2 के लिए कमेंट कीजिए और वीडियो अपलोड मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।